हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 27 और 28 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड एंड लेड फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ हाइडल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ अबाउट हाउ मेनी करोड़ फॉर हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लिए लगभग कितने करोड़ की पनबिजली परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो कितने करोड़ की पनबिजली परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, तो ये किया 11,581 करोड़ रुपए की। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश आए थे 27 दिसंबर को। और हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर आए थे? ये आए थे मंडी में। अच्छा, क्यों आए थे? क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बने हुए, यानी कि बीजेपी की सरकार को बने हुए 4 वर्ष पूरे हो गए। इसीलिए जनसभा को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी आए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मंच पर खड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहाँ पर है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और ये हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 11,581 करोड़ रुपए की पनबिजली परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन सी थी। सबसे पहले है रेणुका जी बांध परियोजना। देखिए, रेणुका जी बांध परियोजना ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में गिरी नदी पर बनाई जाएगी। अगर हम मैप में देखें तो ये हिमाचल प्रदेश का पूरा मैप है यहाँ पर। इसमें यहाँ पर देखिए आप, ये है हमारी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। इसमें ये जो बीच में आप नदी देख रहे हैं, ये है गिरी नदी। इसमें इस तरह का एरिया, जो इस तरफ का एरिया है, इसे बोलते हैं गिरी आर, इसको बोलते हैं गिरी पार। और यहाँ पर रेणुका जी बांध परियोजना बनाई जाएगी और ये बनाई जाएगी गिरी नदी के ऊपर। और इसकी जो क्षमता है वो है 40 मेगावाट की। लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। और इससे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इन सभी को लाभ पहुँचेगा। और दिल्ली को लगभग यहाँ से 20 लाख घन मीटर पानी की आपूर्ति भी होगी। अगली है हमारी सावराकुडू जल परियोजना। सावराकुडू जल परियोजना शिमला डिस्ट्रिक्ट में पब्बर नदी के ऊपर बनाई जा रही है। अगर मैप में देखें, सबसे पहले ये हमारे हिमाचल प्रदेश की नदियों का मैप है। और यहाँ पर है शिमला डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर है शिमला। और शिमला में यहाँ पर है रोहड़ू। और ये है हाटकोटी। और हाटकोटी के समीप ही है सावराकुडू जल परियोजना, जो कि पब्बर नदी के ऊपर बनाई जा रही है। तो जो सावराकुडू जल परियोजना है, 111 मेगावाट की इसकी क्षमता है। लगभग 2,082 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया जाएगा। इसका निर्माण किया जा रहा है एचपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा, यानी कि एचपीपीसीएल द्वारा। शिमला डिस्ट्रिक्ट में पब्बर नदी के ऊपर इसका निर्माण किया जा रहा है। और हाटकोटी का जो मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है हिमाचल प्रदेश में, उसके नज़दीक इसका निर्माण किया जा रहा है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन है कि सावराकुडू जल परियोजना किस मंदिर के नज़दीक है, तो वो है हाटकोटी मंदिर। और इस डैम का जो डिज़ाइन है वो पियानो की तरह डिज़ाइन इसका बनाया गया है। और ऐसे डिज़ाइन वाला ये पहला ऐसा जल विद्युत परियोजना होगी, पहला ऐसा डैम होगा पूरे एशिया में। और प्रतिवर्ष इस परियोजना से 386 मिलियन यूनिट बिजली जो है उत्पादित होगी। और इससे हिमाचल प्रदेश को 120 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। और इससे लगभग 3.50 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो है वो कम होगा। इसके बाद है हमारी लोहरी स्टेज 1 जल विद्युत परियोजना, जो कि शिमला और कुल्लू के बॉर्डर में सतलुज नदी बहती है, उसके ऊपर इसका निर्माण किया जाएगा। मैप में देखें, इस तरफ देखिए ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है और इस तरफ है शिमला डिस्ट्रिक्ट। और ये हमारी सतलुज नदी है। और यहाँ पर जो सतलुज नदी है, ये शिमला और कुल्लू के बॉर्डर के ऊपर बहती है। तो शिमला और कुल्लू के बॉर्डर के ऊपर यहाँ स्थित है लोहरी जगह। और यहाँ पर ये इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाएगा। 210 मेगावाट इसकी क्षमता होगी। और लगभग 1,811 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। प्रतिवर्ष 758 मिलियन यूनिट बिजली यहाँ पर उत्पन्न की जाएगी। 6.1 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम होने का यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है, जिसके पर्यावरण संरक्षण में भी काफ़ी मदद मिलेगी। और 40 वर्षों में 1,047 करोड़ रुपए की निःशुल्क विद्युत आपूर्ति हिमाचल प्रदेश की जाएगी यहाँ से। नेक्स्ट है धौला सेतु जल विद्युत परियोजना, जो कि हमीरपुर और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे बनाई जा रही है। और ये बनाई जा रही है ब्यास नदी के ऊपर। इसको भी अब अगर हम मैप में देखें, तो यहाँ देखिए आप, ये है हमारा, इस तरफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है और इस तरफ है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। और ये हमारी है ब्यास नदी। और ब्यास नदी पर यहाँ जैसे बनाया जा रहा है धौला सेतु परियोजना। तो जो हमारी धौला सेतु जल विद्युत परियोजना है, 66 मेगावाट इसकी विद्युत परियोजना की क्षमता होगी। 688 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। और 304 मिलियन यूनिट विद्युत यहाँ पर उत्पादित होगी प्रतिवर्ष। हमीरपुर और कांगड़ा इन जिलों के बॉर्डर पर इसे बनाया जा रहा है और ब्यास नदी के ऊपर इसका निर्माण किया जा रहा है। और हमीरपुर जिला की यह पहली जल विद्युत परियोजना होगी। और इसका निर्माण जो है, इसके लिए जो खर्चा होगा वो भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर वहन करेंगी। इसके अलावा इसका जो निर्माण किया जा रहा है और इसका जो कार्य पूरा का पूरा देखा जाएगा, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा देखा जाएगा। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि धौला सेतु जल विद्युत परियोजना है, और अगर आपको पता होगा कि ब्यास नदी पर बनाई जा रही है,
तो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ही ऑप्शन पर टिक कीजिएगा जब पूछा जाएगा कि इसका जो कार्य है किसके द्वारा किया जा रहा है। तो वहाँ पर कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा इसका कार्य किया जा रहा है। और प्रतिवर्ष लगभग 2.4 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड कम होने का यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा 40 वर्षों में 461 करोड़ रुपए की निःशुल्क विद्युत आपूर्ति की जाएगी हिमाचल प्रदेश को धौलासी जल विद्युत परियोजना से। हाउ मेनी वर्ल्ड क्लास रोपवेज विल बी बिल्ड इन हिमाचल प्रदेश एज इन्फॉर्म्ड बाई यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी। केंद्रीय भूतल और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कितने विश्व स्तरीय रोपवे बनाए जाएंगे। तो जो हमारे यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी हैं उनके द्वारा ट्वीट किया गया था और बताया गया था कि प्रस्तावित है हिमाचल प्रदेश में और ये जल्दी इन्हें बनाया जाएगा। तो टोटल कितने हैं? टोटल 13 हैं। आप देख सकते हैं नितिन जयराम गडकरी इनके द्वारा ट्वीट किया गया था और बताया गया था कि हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन के साथ साथ रोजगार को भी बढ़ावा देने के लिए 5,644 करोड़ रुपए की लागत से 111.65 किलोमीटर की इन सभी रोपवेज की लंबाई होगी और 13 विश्व स्तरीय रोपवे बनाए जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। और 13 कौन कौन से हैं ये? पहले तो ये याद रखिएगा टोटल 13 बनाए जाएंगे और इनकी कुल लंबाई होगी 111.65 किलोमीटर और इनकी कुल लागत होगी 5,644 करोड़ रुपए। और कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे? देखिए सबसे पहले बनाया जाएगा चंबा में, भनौती से लेके किल्लर तक। किल्लर बोलिए, किलाड़ बोलिए, भनौती से लेके किलाड़ तक। दूसरा होगा चंबा के चौगान में। तीसरा होगा पालमपुर के ठतरी से चूंजा ग्लेशियर तक। चौथा मनाली में। पाँचवां कुल्लू में ही प्रीणी से हमटा पास तक। छठा जो होगा वो सोलन के कसौली में बनाया जाएगा। सातवां जो है वो धर्मशाला में बनाया जाएगा। आठवां मनाली से लंबा दुग बनाया जाएगा। नौवां जो है वो मंडी में शिकारी देवी से लेके भटकीधार तक बनाया जाएगा। 10वां जो है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में लूणू मैदान से लेके बांदलाधार तक बनाया जाएगा। 11वां जो है वो शिमला में बनाया जाएगा, शिमला शहर में बनाया जाएगा। और 12वां जो है शिमला जिले में नारकंडा से हाटू पीक तक बनाया जाएगा। और जो 13वां जो है वो सिरमौर जिला में चूड़धार पीक जो है वहाँ पर ये बनाया जाएगा। तो टोटल 13 बनाए जाएंगे। कुल लंबाई होगी 111.65 किलोमीटर और कुल लागत होगी 5,644 करोड़ रुपए। यहाँ पर भी है पूरी लिस्ट यहाँ पर लिखी गई है जिसमें 2 चंबा के हैं, 3 कुल्लू में बनाए जाएंगे, 2 कांगड़ा में, 1 सोलन में, 1 बिलासपुर में, 1 मंडी में, 2 शिमला में और 1 सिरमौर में। तो इनको एक बार रीड कर लीजिएगा। Where did Chief Minister Jairam Thakur unveil a statue of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee on the occasion of his 97th birth anniversary? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 97वीं जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो कहाँ किया? ये किया मनाली में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 97वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। कब थी? ये थी 25 दिसंबर को। तो इस उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनके एक स्टैच्यू को अनवील किया और ये किया कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के मनाली में। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी जी उनका जो रेजिडेंट था कुल्लू में एक विलेज है जिसका नाम है प्रीणी, वहाँ पर इनका रेजिडेंट भी था। तो वहाँ पर काफ़ी आते भी थे वो। तो वहाँ पर भी जनसभा को संबोधित किया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि जो हमारी रोहतांग टनल है उसका नाम चेंज करके अटल टनल रखा गया है और ये श्रद्धांजलि दी गई है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को। 3 अक्टूबर 2020 को इसका उद्घाटन किया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। हाउ मेनी ग्राम पंचायत ज्ञान केंद्र वर लॉन्च्ड बाय चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुल्लू जिले में कितने ग्राम पंचायत ज्ञान केंद्र शुरू किए? तो कितने किए? ये टोटल 11 किए। देखिए कुल्लू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा यानी कि जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट प्रशासन है उनके द्वारा काफ़ी अच्छी पहल की गई है। तो 11 ग्राम पंचायत ज्ञान केंद्र लॉन्च किए गए हैं। देखिए काम क्या होगा इन ग्राम पंचायत ज्ञान केंद्रों का? तो जिन जिन पंचायतों में इन्हें बनाया गया है वहाँ पर 24 आवर लाइब्रेरी फैसिलिटी दी जाएगी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को। और यहाँ पर इंटरनेट और वाईफाई की फैसिलिटी भी दी जाएगी। तो काफ़ी अच्छी पहल है ये इन बच्चों के लिए जो कि कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये 24 आवर लाइब्रेरी फैसिलिटी दी जाएगी इन ग्राम पंचायत ज्ञान केंद्रों में। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा जब इनका उद्घाटन किया गया तो इनका नाम बदल के अटल ज्ञान केंद्र रखा गया। आपको पता ही होगा क्यों रखा गया अटल ज्ञान केंद्र? हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को सम्मान देने के लिए। इसके अलावा जो भी ये ग्राम पंचायत ज्ञान केंद्र हैं यहाँ पर जो बुक्स प्रोवाइड की गई हैं वो नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रोवाइड की गई हैं। 37th स्टेट यूथ फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस? 37वां राज्य युवा महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया? किस स्थान पर किया गया? ये किया गया उन्ना में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है।
तो उन्ना में इंदिरा गांधी स्टेडियम है, वहाँ पर 37वां राज्य युवा महोत्सव इसे शुरू किया गया और इसका जो उद्घाटन किया हमारे हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। देखिए, अगर आपको हिमाचल प्रदेश की जो करंट अफेयर है उसकी रेगुलर अपडेट चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम उन पर भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हु हैज़ वॉन द कोवेटेड मोस्ट विवेशियस मिस हिमाचल क्राउन। प्रतिष्ठित सबसे जीवंत मिस हिमाचल का ताज किसने जीता है? किसने जीता है? ये जीता है नेहा रिक्ता ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। A 5-day training session on eco-literacy for building resilience of mountain ecoscapes was organized at which place? पर्वत पारिस्थितिक के लचीलेपन के निर्माण के लिए पारिस्थितिक साक्षरता पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? ये किया गया था सोलन के नौनी में। वहाँ पर क्या है? वहाँ पर है डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पर ये इको लिटरेसी फॉर बिल्डिंग रेजिलियंस ऑफ माउंटेन इकोस्केप्स, इसका जो है वो 5 दिन का ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2021? निम्न में से किसने सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 जीता है? किसने जीता है? ये जीता है अनिल प्रकाश जोशी ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। द 7th एडिशन ऑफ इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल वाज हेल्ड एट विच प्लेस? इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया था? कहाँ किया गया था? ये किया गया था गोवा की कैपिटल पणजी में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो पणजी में जो हमारे साइंस मिनिस्टर हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के 7th एडिशन इसका उद्घाटन किया गया। याद रखिएगा, पणजी जो है वो गोवा की कैपिटल है, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया था। तो इसकी थीम क्या रखी गई थी? इसकी थीम रखी गई थी आज़ादी का अमृत महोत्सव, सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर प्रोस्पेरस इंडिया। बात करें गोवा की, गोवा की कैपिटल है पणजी। 30 मई 1987 को इसे भारत की स्टेट बनाया गया था। गवर्नर हैं इसके PS श्रीधरन पिल्लई और चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत। इसके अलावा यहाँ पर मोलेम नेशनल पार्क भी स्थित है। इसके अलावा जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं वो हमारे अर्थ साइंसेज के मिनिस्टर भी हैं और वो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उधमपुर जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। विच कंट्री हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद इंडिया टू बूस्ट इंटर रीजनल कोऑपरेशन इन गुजरात एंड एंडीजन? किस देश ने गुजरात और एंडीजन में अंतर क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं? ये किए हैं उज्बेकिस्तान ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो गुजरात और एंडीजन, एंडीजन जो है उज्बेकिस्तान में स्थित है, तो गुजरात और एंडीजन के बीच में इंटर रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए उज्बेकिस्तान ने भारत के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बात करें उज्बेकिस्तान की, मैप में देखें, यहाँ पर है हमारा इंडिया और यहाँ पर है उज्बेकिस्तान। कैपिटल है ताशकेंत, करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम और हम इसके प्रेसिडेंट हैं शवकत मिर्ज़ीयोयेव। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर लिख के दीजिएगा कि जो अभी हमारा रिपब्लिक डे होगा, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होगी 26 जनवरी को, तो कितनी कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया है और वो कौन कौन सी कंट्रीज़ है? अच्छा, मैं बताता हूँ, टोटल 5 कंट्रीज़ है, उनमें से एक है उज्बेकिस्तान। तो जो और 4 कंट्रीज़ बची वो कौन कौन सी कंट्रीज जिन्हें इन्वाइट किया गया है एज ए चीफ गेस्ट? इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। Which organization has launched e-verification scheme 2021 for the faceless collection of information of taxpayers? किस संगठन ने करदाताओं की जानकारी के फेसलेस संग्रह के लिए ई सत्यापन योजना 2021 शुरू की है? किसने की है? ये की है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो जो हमारा CBDT है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इनके द्वारा ई वेरिफिकेशन स्कीम 2021 लॉन्च की गई है। इसके अंतर्गत किसी भी टैक्स के पेयर की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो उसे फेसलेस तरीके से कलेक्ट कर लिया जाएगा और इसे लॉन्च किया गया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के 135A के अंतर्गत। इसके अलावा जो हमारा CBDT है, फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसकी जो पेरेंट मिनिस्ट्री है यानी कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत कार्य करता है और चेयरपर्सन है JV मोहपात्रा और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अच्छे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, जो हमारा GST है वो किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शंस हैं CBDT और दूसरा है CBIC। तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट्स विल बी सेटअप बाय नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एट विच प्लेस? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? कहाँ की जाएगी? ये की जाएगी आंध्र प्रदेश के सीमाद्री में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश के सीमाद्री में जो हमारा NTPC है उनके द्वारा इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा, शुरू किया जाएगा।
इसके अलावा जो हमारा एनटीपीसी है, फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके चेयरमैन एंड एमडी हैं गुरदीप सिंह। वर्ष 1975 में इसकी स्थापना की गई थी और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। Which organization is restored by the World Anti-Doping Agency to conduct anti-doping tests with the international standards? अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ डोपिंग रोधी परीक्षण के लिए विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा किस संगठन को बहाल किया गया है? तो किसे बहाल किया गया है, यानी कि किसे लाइसेंस फिर से दिया गया है? वो दिया गया है नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी को, जो कि हमारी इंडिया की है। देखिए सबसे पहले इस चीज़ को समझिए। देखिए जितने भी एथलीट्स होते हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए कुछ ड्रग्स लेते हैं, कुछ मेडिसिन लेते हैं। तो जो हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं वाडा के द्वारा, वाडा है हमारी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, तो उनके अंतर्गत कुछ ड्रग्स ले सकते हैं, कुछ नहीं ले सकते। और जब भी कोई स्पोर्ट्स पर्सन ऐसी ड्रग्स लेता हुआ पाया जाता है, उनके टेस्ट किए जाते हैं, तभी पता लगता है कि उन्होंने वैसी ड्रग्स ली हैं जो कि बैन है या नहीं बैन है। अगर कोई बैन ड्रग्स लेता है तो उन पर, जो स्पोर्ट्स पर्सन है उन पर भी बैन लगा दिया जाता है कुछ वर्षों का। तो इनकी टेस्टिंग करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं और जितनी भी वर्ल्ड की लेबोरेटरीज़ हैं उन्हें कहा गया है कि इस तरह से इनकी टेस्टिंग की जाएगी, यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन की टेस्टिंग की जाएगी कि उन्होंने ये ड्रग्स ली हैं कि नहीं ली है। तो अगस्त 2019 में जो हमारी भारत की नेशनल डोपिंग टेस्ट लेबोरेटरी है उसको सस्पेंड कर दिया गया था, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था वाडा के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाए गए थे उनके अंतर्गत ये कार्य नहीं कर रहे थे। तो अब फिर से रिव्यू किया गया, तो अब फिर से लाइसेंस दे दिया गया है हमारी नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी को, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा जो हमारी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है जिसे वाडा कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका हेडक्वार्टर जो कि कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित है। 10 नवंबर 1999 को इसकी स्थापना की गई थी। प्रेसिडेंट है इसके विटोल्ड बैंका। नेम द बिलियर्ड्स प्लेयर हु रिसेंटली वॉन हिज 7th नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल ड्यूरिंग 88th नेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर चैंपियनशिप 2021। उस बिलियर्ड्स खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने हाल ही में 88वीं राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप 2021 के दौरान अपना 7वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब जीता है। किसने जीता है? अगर आप तस्वीर देख के पहचानते हैं तो ये है पंकज अडवाणी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, और ये महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले हैं। Who authored the book The Modi Gambit Decoding Modi 2.0? द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? ये है संजू वर्मा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। RBI has empaneled which bank as agency bank to undertake banking business of central state governments? RBI ने केंद्र और राज्य सरकारों के बैंकिंग व्यवसाय को चलाने के लिए किस बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में शामिल किया है? देखिए जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और जितने भी हमारे राज्य सरकारें हैं यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, उनके अपने अपने बिजनेस हैं, अपने अपने जो फाइनेंसिंग सिस्टम है, इनकी कितना फंड आ रहा है, कितना जा रहा है, कौन से बिजनेस में लगाया जा रहा है, उनको देखने के लिए, उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए RBI द्वारा एजेंसी बैंक बनाए जाते हैं। तो काफ़ी प्राइवेट बैंक हैं, उन्हें भी एजेंसी बैंक बनाया गया है। तो अभी एक बैंक है जिसे कि एजेंसी बैंक बनाया गया है और वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के जो भी बिजनेस हैं उनकी देखरेख करेगा। तो वो कौन है? वो है CSB बैंक। इसे मान्यता दी गई है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो RBI द्वारा जो CSB बैंक है उसे एजेंसी बैंक के रूप में अब नामित कर दिया गया है। इसके अलावा हाल ही में RBL बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, साउथ इंडियन बैंक, कर्नाटका बैंक और DCB बैंक, इन सब को भी एम्पैनल किया गया, इन सभी को भी अप्रूवल दिया गया कि ये एजेंसी बैंक के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें CSB बैंक की, इसे पहले कैथोलिक सीरियन बैंक के नाम से जाना जाता था। इसका हेडक्वार्टर है केरला के त्रिशूर में। हेडक्वार्टर इसका इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर याद रखिएगा। CEO हैं इसके CVR राजेंद्रन और 26 नवंबर 1920 को इसकी स्थापना की गई थी। Which of the following team has won Asian Champions Trophy men's hockey tournament held in बांग्लादेश? निम्न में से किस टीम ने बांग्लादेश में आयोजित एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट जीता है? किसने जीता है? ये जीता है कोरिया ने। तो कोरिया ने फाइनल मैच में जापान को हराया, जापान को 4-2 से हराया और इन्होंने एशियन चैंपियन ट्रॉफी मेंस हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है, यानी कि इनको मिलेगा अब गोल्ड मेडल। तो कोरिया को मिला गोल्ड मेडल, जापान को मिला सिल्वर मेडल। ब्रॉन्ज मेडल किसे मिला? ये मिला ब्रॉन्ज मेडल इंडिया को, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि इंडिया को कौन सा मेडल मिला। इंडिया को मिला इसमें ब्रॉन्ज मेडल। इसके अलावा बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये खिताब दिया गया जापान के केंटा टनाका को, और बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड दिया गया इंडिया के सूरज कारेकेरा को। ये थी हमारी डिस्कशन, और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।